अदन में उन्होंने पहली जॉब एक पेट्रोल पंप पर की और उनकी सैलरी लगभग 300 रुपए पर मंथ। धीरूभाई अंबानी चाय पीने के लिए पास के एक बड़े 5 स्टार होटल में जाते थे। इन दो घटनाओं से पता चला कि धीरूभाई अंबानी को बिजनेस में सक्सेस। धीरूभाई अंबानी केवल 500 रुपए लेकर मुंबई चले गए। अरब के एक शेख को मिट्टी बेचकर कमाई कर ली। 15,000 रुपए के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की। साल 1975 में बिमल ब्रांड लॉन्च किया, जिसके कारण शेयर्स में इन्वेस्ट करना रिस्की माना गया और लोग इस पर उन्होंने शेयर की प्राइस को कम रखा ताकि मिडिल क्लास के लोग बाई कर सके और उन्हें बताया कि स्टॉक कैसे काम करता है। क्रॉस मैदान मुंबई में की गई, जिसमें 35,000 शेयर होल्डर्स और रिलायंस के जिसका एनुअल टर्नओवर $12 बिलियन और 85,000 स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स है। भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरज लाल हीराचंद अंबानी उर्फ धीरूभाई अंबानी को कौन नहीं जानता है। पेट्रोल पंप पर जॉब करने से लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी खड़ा करने तक की कहानी तो बहुत लोगों ने सुनी होगी। उन्होंने इंडियन कैपिटल मार्केट में इक्विटी कल्ट बनाया। रिलायंस फोर्ब्स 500 लिस्ट में इन्वॉल्व होने वाली फर्स्ट इंडियन कंपनी है। धीरूभाई अंबानी एक हाईली इनोवेटिव इंडियन एंटरप्रेन्योर थे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितना बड़ा स्ट्रगल किया है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आज अंबानी फैमिली को जो प्यार और सम्मान मिलता है वो सब धीरूभाई अंबानी की वजह से है, क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क और स्ट्रगल के साथ इसकी फाउंडेशन रखने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ गांव में हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी और जमुनाबेन अंबानी के मुद बनिया फैमिली में हुआ था। इनके 4 भाई बहन है, त्रिलोचना बेन, रमणीक भाई, जसूबेन और नट्टू भाई। इनके पिता गांव में एक टीचर थे और इससे वे ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे। घर की हालत बहुत खराब थी और उनकी जितनी सारी प्रॉपर्टी थी उसी से वे अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। धीरूभाई अंबानी अपने गांव में 5 साल तक पढ़े और उसके बाद आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए जूनागढ़ चले गए। जूनागढ़ के एक पड़ोस के बहादुर खानजी स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपना पहला काम शुरू किया। तो उन्होंने सबसे पहले स्नैक्स और फ्रूट बेचे। इससे उन्हें थोड़े पैसे मिलते थे, लेकिन यह इनसफिशिएंट था। उन्होंने अपनी स्थिति को बदलने का निश्चय कर लिया। जब उनके होम टाउन के पास रिलीजियस टूरिज्म डेवलप हो रहा था तो उन्होंने अपनी बुद्धि का यूज करके गिरनार की पहाड़ियों में पकौड़े और अदर फूड प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह एक पॉपुलर रिलीजियस टूरिज्म हो गया और लगभग हर दिन वहां बहुत सारे विजिटर्स आते थे, जिससे धीरूभाई अंबानी को काफी पैसा कमाने का मौका मिल जाता था। धीरूभाई अंबानी ऐसे छोटे मोटे काम करके पैसे कमाते थे। एक बार उन्होंने लोन लेकर मूंगफली के तेल का एक डिब्बा खरीदा और सड़क के किनारे उसे बेच दिया। इससे जो प्रॉफिट हुआ था उसे अपनी माँ को दे दिया। इसके बाद खाली समय में उन्होंने फ्रेंच फ्राइज और ओनियंस बेचने के लिए मार्केट में स्टॉल लगाते थे। जैसे जैसे वे बड़े होते चले गए तो उन्होंने घर चलाने में अपने पिता की हेल्प करने का फैसला किया और 16 साल की एज में उन्होंने 10वीं करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। साल 1949 में अपने भाई रमणीक लाल के पास अदन अमन चले गए। अदन में उन्होंने पहली जॉब एक पेट्रोल पंप पर की और उनकी सैलरी लगभग 300 रुपए पर मंथ थी। 2 साल से उनके काम और मेहनत को देखकर पेट्रोल पंप के मालिक ने उन्हें मैनेजर बना दिया। इस काम को करते हुए भी वे इसी काम में आगे बढ़ने के बारे में कम और एंटरप्रेन्योर एबिलिटी हासिल करने के बारे में ज्यादा सोचते थे। इस दौरान वे सिर्फ यही सोचते थे कि वे बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिजनेस के प्रति उनका जुनून 2 छोटी छोटी घटनाओं से जाहिर होता है। दोनों ही घटनाएं तब हुई जब वो एक कॉर्पोरेशन के लिए काम कर रहे थे। पहला, धीरूभाई अंबानी चाय पीने के लिए पास के एक बड़े 5 स्टार होटल में जाते थे, जहां उन्हें 1 रुपए में 1 कप चाय मिलती थी, जबकि उनके वर्क प्लेस पर उनके कॉलेजियस यानी उनके साथ काम करने वालों को सिर्फ 25 पैसे में 1 कप चाय मिलती थी। जब उनसे पूछा गया कि वे ऐसा क्यों करते हैं तो उन्होंने बताया कि इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन डील्स पर चर्चा करने के लिए लग्जरियस होटल में जाते थे। वे ऐसे होटल में उनकी बातें सुनने के लिए जाते हैं ताकि वे बिजनेस की कॉम्प्लेक्स चीजों को समझ सके। धीरूभाई अंबानी को इस तरह से बिजनेस मैनेजमेंट का नॉलेज मिला। दूसरा एग्जाम्पल, उस समय यमन में सिल्वर के कॉइन्स बहुत पॉपुलर थे। धीरूभाई ने इन कॉइन्स को पिघलाकर लंदन बेस्ड एक बिजनेस को बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके सिल्वर
सिल्वर की कीमत कॉइन्स के कीमत से अधिक था। जब तक यमन गवर्नमेंट को इस बारे में पता चला तब तक वे पहले ही बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा चुके थे। इन दो घटनाओं से पता चला कि धीरूभाई अंबानी को बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए सभी गुण मौजूद थे। साल 1950 में उन्होंने अपने भाई रमणीक लाल के साथ मिलकर इजिप्ट के सुएज में सबसे बड़ी ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रेडिंग फर्म माने जाने वाली कंपनी में क्लर्क के रूप में काम किया और अपने काम के दौरान उन्होंने ट्रेडिंग, अकाउंटिंग और अदर बिजनेस स्किल सीखी। धीरूभाई अंबानी ने ए बेसे एंड को कंपनी में क्लर्क के रूप में काम किया था। उसे ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रेडिंग फर्म भी कहते हैं और वो कंपनी उस एरिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग फर्म में से एक थी। धीरूभाई ने इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से यूज करके कमोडिटी ट्रेडिंग, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, होलसेल ट्रेड, मार्केटिंग, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अदन के पोर्ट पर मिलने वाले डिफरेंट सिटीजन्स के लोगों से करेंसी ट्रेडिंग के बारे में भी सीखा और एक गुजराती ट्रेडिंग फर्म में पार्ट टाइम वर्क के माध्यम से अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ड्राफ्ट तैयार करने में एबिलिटी हासिल की थी। धीरूभाई अंबानी ने साल 1955 में 23 साल की एज में 21 साल की कोकिलाबेन से जामनगर में शादी कर ली। बहुत जल्द ही साल 1957 में अदन में कोकिलाबेन ने मुकेश अंबानी को जन्म दिया। साल 1958 में धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप की जॉब छोड़ दी और अपने फैमिली के साथ भारत आ गए और मुंबई के भुवनेश्वर में जय हिंद स्टेट के 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहने लगे। इसके बाद उनके 3 बच्चे हुए जिनका नाम अनिल अंबानी, नीना अंबानी और गिप्ती अंबानी था। भारत लौटने के बाद धीरूभाई अंबानी केवल 500 रुपए लेकर मुंबई चले गए। बिजनेस की समझ उनके पास पहले से ही थी। उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज में अदरक, हल्दी और दूसरे मसाले बेचना शुरू कर दिया। बिजनेस में धीरूभाई अंबानी की एंट्री हो चुकी थी। उन्हें मार्केट और उसकी डिमांड की अच्छी जानकारी थी। वो समझ चुके थे कि आने वाले दिनों में पॉलिस्टर क्लॉथिंग की डिमांड बढ़ने वाली है। वो हमेशा आगे का सोचते थे और फिर बिजनेस शुरू करते थे। धीरूभाई अंबानी के भीतर बिजनेस की इतनी स्किल और समझ थी, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अरब के एक शेख को मिट्टी बेचकर कमाई कर ली। अरब के शेख को अपने गार्डन में गुलाब के फूल चाहिए थे, इसीलिए उन्हें खास मिट्टी की जरूरत थी। जैसे ही यह बात धीरूभाई अंबानी को पता चली, उन्होंने शेख के लिए भारत से मिट्टी भिजवा दी। इसके बदले शेख ने उन्हें मुंह मांगी कीमत दी। इसके बाद धीरूभाई अंबानी ने साल 1966 में 15,000 रुपए के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की। रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन का पहला बिजनेस पॉलिस्टर यार्न का इंपोर्ट करना था। वे अपने कजन चंपकलाल दिमानी, जो उनके साथ यमन में रहा करते थे, उनके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू की। रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन का पहला ऑफिस मस्जिद बंदर के नरसिंहनाथ सड़क पर इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन का जो ऑफिस था वह 350 स्क्वायर फीट का रूम था, जिसमें टेलीफोन, एक टेबल, 3 चेयर्स, राइटिंग पैड, एक पेन, एक इंक पॉट, पानी पीने के लिए घड़ा और कुछ गिलास थे। शुरू में उनके बिजनेस में हेल्प करने के लिए सिर्फ 2 लोग थे। उनके ऑफिस में कोई फोन नहीं था, लेकिन वो अपने पास के एक डॉक्टर को पैसे देकर उसका फोन यूज करते थे। साल 1965 में चंपकलाल दिमानी और धीरूभाई अंबानी की पार्टनरशिप खत्म हो गई, क्योंकि धीरूभाई अंबानी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते थे, लेकिन चंपकलाल इसके फेवर में नहीं थे। चंपकलाल रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें हजारों रुपए के प्रॉफिट से ही खुशी होती थी और वहीं धीरूभाई अंबानी के सपने बड़े थे, इसीलिए धीरूभाई अंबानी रिस्क लेना चाहते थे। साल 1966 में धीरूभाई अंबानी ने गुजरात के अहमदाबाद के पास नरोड़ा में रिलायंस टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्टैब्लिशमेंट की। उन्होंने पॉलिस्टर जैसे सिंथेटिक फैब्रिक्स का प्रोडक्शन शुरू किया, जो ट्रेडिशनल कॉटन और ऊल की कंपेयर में अधिक ड्यूरेबल और इफेक्टिव था। उन्होंने रिलायंस के कपड़ों का मार्केटिंग करने के लिए साल 1975 में बिमल ब्रांड लॉन्च किया। यह ब्रांड उनके बड़े भाई रमणीकलाल अंबानी के बेटे बिमल अंबानी के नाम पर रखा गया। उन्होंने होलसेलर्स के माध्यम से सेल करने वाले अदर टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरर्स के अपोजिट धीरूभाई अंबानी ने एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से कस्टमर से सीधे जुड़ने का फैसला किया। इसके बाद धीरूभाई ने बिमल को एक प्रीमियम फैब्रिक ब्रांड के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए एक एग्रेसिव रिटेल स्ट्रेटजी अपनाई। पहला, एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइज स्टोर्स। इसमें उन्होंने ओनली बिमल नाम से एक्सक्लूसिव शोरूम्स की एक चेन शुरू की और इस शोरूम में केवल बिमल प्रोडक्ट्स ही बेचे गए, जिसमें कंसिस्टेंट क्वालिटी और ब्रांड रॉयल्टी इंश्योर हुई। उन्होंने बिमल फैब्रिक्स बेचने के लिए भारत भर में रिटेलर से पर्सनली मुलाकात की और उन्हें कपड़े बेचने के लिए मना लिया। दूसरा, एक्सटेंसिव डीलर नेटवर्क। इसमें ट्रेडिशनल होलसेलर्स पर डिपेंड रहने के बजाय धीरूभाई ने पूरे भारत में 1000 से अधिक डीलर्स का नेटवर्क बनाया और उन्होंने रिटेलर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाई और यह इंश्योर किया कि वे बिमल प्रोडक्ट्स का बहुत सारा स्टॉक रखे। और तीसरा, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। बिमल सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का यूज करने वाले फर्स्ट इंडियन ब्रांड में से एक था।
सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि कोई कंपनी किसी सेलिब्रिटी से अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाती है। रिलायंस ने न्यूज़पेपर, मैगजीन और टीवी एडवर्टाइजमेंट्स में भारी इन्वेस्ट किया, जिससे बीमेल हर घर में जाने जाने वाला नाम बन गया। बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए धीरूभाई ने स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंशन किया। पहला, वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक फैब्रिक प्रोडक्शन। उन्होंने यूरोप और जापान से एडवांस पॉलिस्टर फाइबर बनाने वाली मशीन इंपोर्ट की। रिलायंस ने टेरिकॉट जैसी हाई क्वालिटी वाले सिंथेटिक फैब्रिक्स इंट्रोड्यूस किए, जिसमें पॉलिस्टर कॉटन मिक्स होता है, और इसने काफी पॉपुलैरिटी हासिल की। और दूसरा, वर्टिकल इंटीग्रेशन। कॉस्ट कम करने के लिए रिलायंस ने रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर कपड़े तैयार करने तक अपने प्रोडक्शन के सभी फेज को कंट्रोल में किया, ताकि कंपटीटर्स की कंपेयर में लो प्राइस पर हाई क्वालिटी वाला आउटपुट इंश्योर किया जा सके। 1980 में बिमल ने पूरे भारत में 20,000 से अधिक रिटेल शॉप बना ली थी, जो प्रीमियम, ड्यूरेबल और स्टाइलिश फैब्रिक्स के लिए फेमस थी, तथा सिंथेटिक टेक्सटाइल्स मार्केट पर इसका दबदबा था, यानी पूरे मार्केट में इसका जैसा कोई नहीं था। अब चलिए ये जानते हैं कि धीरूभाई अंबानी से पहले इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा था। साल 1970 से पहले इंडियन स्टॉक मार्केट पर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कंट्रोल था, जिसे मिडिल क्लास इंडियंस अक्सर ट्रस्ट, नॉलेज और मार्केट तक पहुंच की कमी के कारण स्टॉक में इन्वेस्ट करने से डरते थे। लाइसेंस राज जैसे स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन के कारण बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कैपिटल कलेक्ट करना मुश्किल हो गया था, जिसके लिए अधिकांश कंपनी पब्लिक को शेयर जारी करने के बजाय बैंक लोन्स या इंटरनल फंड्स पर डिपेंड थी। इंडियन स्टॉक मार्केट की इनएफिशिएंसी के कारण लगातार फ्रॉड्स और बैटिंग के कारण मार्केट में गिरावट आई, जिसके कारण शेयर्स में इन्वेस्ट करना रिस्की माना गया और लोग इस पर कम विश्वास करने लगे। तो धीरूभाई अंबानी ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और गेम को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद धीरूभाई अंबानी ने पूरे भारत में इक्विटी कल्ट शुरू किया। साल 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना पहला आईपीओ लॉन्च किया, जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर डिपेंड रहने के बजाय उन्होंने स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स को शेयर खरीदने के लिए इन्वाइट किया। दिस वाज अ रिवोल्यूशनरी मूव बिकॉज इससे पहले किसी भी कंपनी ने इंडियन मिडिल क्लास को अपना शेयर नहीं बेचे थे। धीरूभाई ने आम इंडियन को अट्रैक्ट करने के लिए पर्सनली आईपीओ कैंपेन तैयार की। उन्होंने शेयर की प्राइस को कम रखा ताकि मिडिल क्लास के लोग बाई कर सके। न्यूज़पेपर, रेडियो और पब्लिक मीटिंग्स का यूज करके लोगों को इन्वेस्ट करने के बारे में एजुकेट करते थे। अदर बिजनेस के अपोजिट उन्होंने पर्सनली स्मॉल इन्वेस्टर्स के साथ डील किया और उन्हें बताया कि स्टॉक कैसे काम करता है। उन्होंने इन्वेस्टर्स को हाई डिविडेंड्स और कंटिन्यूअस ग्रोथ का वादा किया, जिससे उन्हें बिलीव हो गया कि रिलायंस एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। हाई डिविडेंड का मतलब होता है कि किसी कंपनी का प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। 58,000 से अधिक स्मॉल इन्वेस्टर्स ने रिलायंस के आईपीओ में पार्टिसिपेट लिया और 2.8 करोड़ रुपए जुटाए, जो उस टाइम पर बहुत ही बड़ी अमाउंट थी, जिससे यह कई गुना अधिक सब्सक्रिप्शन पाने वाली फर्स्ट इंडियन आईपीओ बन गया। धीरूभाई ने इन्वेस्टर्स से सिर्फ पैसा ही नहीं जुटाया, बल्कि उन्होंने उनके साथ पार्टनर जैसा व्यवहार भी किया। 1977 और 1990 के बीच रिलायंस के शेयर की कीमत 100 गुना से अधिक बढ़ गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज यह स्पेशलिटी रखता है कि यह एक ऐसा प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जिसके कई एनुअल जनरल मीटिंग्स स्टेडियम में हुई है। साल 1986 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल जनरल मीटिंग क्रॉस मैदान मुंबई में की गई, जिसमें 35,000 शेयर होल्डर्स और रिलायंस के फैमिली ने पार्टिसिपेट किया था। 1980 तक अंबानी की नेटवर्थ 1 बिलियन रुपए तक हो गई थी और 1992 तक रिलायंस भारत में सबसे बड़ा इन्वेस्टर था, जिसके 2 मिलियन से अधिक शेयर होल्डर्स थे। साल 1992 में शेयर मार्केट में उछाल आया, जिसके कारण हर्षद मेहता स्कैम हुआ। फिर भी रिलायंस इन्वेस्टर्स के लिए एक भरोसेमंद कंपनी बनी रही। ऐसे ही रिलायंस कंपनी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, तो बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि कुछ साल पहले संकट के समय में एक थ्रेड मर्चेंट इतनी बड़ी अमाउंट में कैश कैसे कमा सकता है। तो इसका जवाब प्रणब मुखर्जी ने दिया। उन्होंने कहा कि 1982 और 1983 के बीच क्रोकोडाइल, लोटा और फियास्को जैसी कंपनीज के माध्यम से रिलायंस में 22 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्ट किया। अपने लाइफ टाइम के दौरान धीरूभाई ने रिलायंस के ऑपरेशन को वेरियस सेक्टर्स में एक्सपेंड किया है, जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, पावर, रिटेल टेक्सटाइल्स या क्लॉथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल मार्केट और लॉजिस्टिक्स है, जिसका एनुअल टर्नओवर $12 बिलियन और 85,000 स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स है।
इसके बाद 24 जून 2002 को अंबानी को एक बड़ा स्ट्रोक आया, जिसके बाद उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। यह उनका दूसरा स्ट्रोक था। पहला स्ट्रोक फरवरी 1986 को आया था, जिसके बाद वे एक वीक के लिए कोमा की स्थिति में चले गए थे, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए और 6 जुलाई 2002 को 69 साल की एज में रात के करीब 11:50 पर उनकी मौत हो गई। 1986 में अपने पहले स्ट्रोक के बाद अंबानी ने रिलायंस का कंट्रोल अपने बेटे मुकेश और अनिल अंबानी को सौंप दिया। 2017 तक कंपनी के पास 2,50,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज थे। 2012 में रिलायंस इंडस्ट्रीज रेवेन्यू के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की फॉर्च्यून 500 लिस्ट में टॉप 100 में स्थान पाने वाली 2 इंडियन कंपनीज में से एक थी। 2025 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास 3,47,362 एम्प्लॉयज है। इसके बाद उनको बहुत सारे सम्मान और अवार्ड्स मिले। 6 दिसंबर 1999 को उन्हें इंडियन बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 8 नवंबर 2000 को मैन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड मिला। धीरूभाई अंबानी से हमें 10 चीजें सीखने को मिलती है। पहला, सक्सेसफुल होने के लिए अच्छा बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। तीसरा, सक्सेसफुल होने के लिए सबसे जरूरी है कि बड़े सपने देखें। चौथा, बड़े सपने देखें और उसे साकार करने के लिए जान लगा दी। पांचवा, लाइफ में रिस्क लेने से ना डरे। छठा, याद रखें सफलता पाने के लिए बहुत सारी रुकावटें आ सकती है, इसीलिए इससे ना डरे। सातवां, अपने लक्ष्य से कभी पीछे ना हटे और मुश्किल में कभी उम्मीद ना छोड़े। आठवां, प्रॉब्लम्स के बजाय हमेशा उसके सॉल्यूशन पर फोकस करे। नौवां, असफलता मिलने पर निराश ना हो बल्कि उससे कुछ सीखे और आगे बढ़े। 10वां, भले किसी को आप पर यकीन ना हो लेकिन आपको खुद पर यकीन जरूर होना चाहिए।